दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। टॉपर्स इंटरव्यू पार्ट 2 में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज फिर से आ चुके हैं राहुल कुमार जी वैशाली बिहार से। राहुल जी आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो राहुल जी आपने बहुत सारी बातें कल के एपिसोड में पार्ट 1 में बताई थी। बच्चे जो लोग भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, कल यानी कि सैटरडे दिन के 11 बजे के वीडियो को जरूर देखिएगा पार्ट 1 को। और यहाँ पर पार्ट 2 वीडियो में एक बार फिर से हम राहुल जी के साथ बहुत ही जबरदस्त बातें करने वाले हैं। राहुल जी, कल हमने बच्चे के भाव को लेकर, मनोविज्ञान को लेकर, इनफैक्ट आपकी स्ट्रेटजी को लेकर, आपके प्लान को लेकर, आपने कैसे तैयारी की, क्या-क्या चीजें बच्चों के माइंड में आती है, क्या-क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है, ऐसी कई सारे बातें हम लोगों ने कल की राहुल जी। जी, आज मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एक टीचर बनने के लिए हमें हर एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे, टॉपिक वाइज बात करेंगे, लेकिन एक टीचर बनने के लिए हमारा माइंडसेट जब हम प्रश्न को बनाते हैं तो कैसा होना चाहिए? क्योंकि जैसा आपने लास्ट वीडियो में कहा था ना कि सर आपके जो बेसिक नॉलेज है उससे ही आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो हमें क्या जी, माइंडसेट रखना चाहिए प्रश्न को देखते समय कि जितना नॉलेज है उस पे हम बेस्ट दे सकें? जी, हमें हमारे पास जो है पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि हमारे पास जो बेसिक नॉलेज है, जी, कहीं न कहीं क्वेश्चन को हम अगर उससे रिलेट करके देखते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हो, सीडीपी में हो, मैथ में तो उतना असर नहीं आता है, सीडीपी में हो, ईवीएस में हो, हिंदी में हो, तो खासकर सीडीपी में 90% अगर हम अपने बेसिक नॉलेज से उसे रिलेट करके सर देखते हैं, तो कहीं न कहीं और खासकर सीडीपी में तो सर ऐसा असमंजस वाले ऑप्शन रहते हैं क्वेश्चन का कि लगता है कि ये चारों सही है। जी। शायद ही किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि ये नहीं, ये 3 गलत है, ये सही है। जी, वहाँ पे चारों ऑप्शन में हमें लगता है कि अरे ये तो चारों यार सही है। जी, लेकिन वहाँ पे क्या करना है कि वहाँ पे मस्ट एप्रोप्रिएट सीटेट जो चाहता है वो हमारे मन के अनुसार नहीं चाहता है। सीटेट का अपना थिंकिंग अलग है, उसका अपना आंसर अलग है। जी, तो वहाँ पे हम मस्ट एप्रोप्रिएट क्या हो सकता है। और जैसा कि सर आपने अपने चैनल पे एक ऐड लाए थे, तो वहाँ पे भी आपने बताया था कि क्वेश्चन के सही आंसर को चुनने से पहले ये जरूरी है कि क्वेश्चन के गलत ऑप्शन को हम कैसे छांटें। बहुत तो सही। अगर हम क्वेश्चन के गलत ऑप्शन को छांट लेते हैं सर, तो सही कहीं ना कहीं सही ऑप्शन जो बचता है वही मेरे क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा और वो तो बिल्कुल सही होगा। ओके, तो ये माइंडसेट रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, बड़ा अच्छा रिमाइंड भी कराया मुझे आपने। बहुत ही एकदम सटीक बात है और बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया है आपने इसको कि जब भी आप प्रश्न बना रहे हैं, चारों ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको सीटेड के हिसाब से चूज़ करना है क्योंकि आपके दिमाग में तो कुछ भी चल सकता है और जी, जो भी गलत है उसको अगर आप छाँट देते हैं, तो सिंपल सी बात है आपको कि सही जो है वो तो पता चल ही जाएगी और वो आप कर लेंगे। ये अप्रोच एक बढ़िया अप्रोच है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं। राहुल जी, अब जी, चूँकि हम टॉपिक पे जा रहे हैं थोड़ा-सा डीपली, तो जी, पेडागोजी जो है, शिक्षा शास्त्र जो है, जिस पर आपने बोला जी, कि मतलब सीटेट की अगर सीडीपी सेक्शन की बात करें तो मोर ओवर चीजें जो है बच्चे को समझने से रिलेटेड है। जी, इनफैक्ट अब जो रिसेंट नया रूल बना है या अब जो चल रहा है, लगभग हर सब्जेक्ट में आपको 50% पेडागोजी डाल दिए गए हैं। चाहे मैथ हो जी। या ईवीएस हो या पेपर 2 में एसएसटी हो, साइंस हो या लैंग्वेज पेपर हो, सब में। पेडागोजी की तैयारी कैसे करें? एक ऑल ओवर चीज आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको क्या लगता है? कैसे तैयारी करें पेडागोजी? जहाँ तक पेडागोजी की अगर बात है सर, तो पेडागोजी में हमें ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं जो है हमें ऑप्शन जो है भटकाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। एग्जाम में क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं हम पहले भी देखते हैं, अनअकैडमी पे भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन हमें भटकाने का कोशिश करता है। जी, किसी किसी क्वेश्चन में कैसा ऐसा होता है सर कि हम क्वेश्चन पढ़े और उसका पहला ऑप्शन पढ़े, हमें लग गया कि अरे बाबा ये तो सही है, आगे हमें देखने की भी कोई जरूरत नहीं है, नहीं है। बस वहाँ टिक मारे हम आगे बढ़ते गए। तो हुँ, वहीं पे बच्चे जो है मिस कर जाते हैं। हमें चारों ऑप्शन को अच्छे से देखना है और उसमें जो मस्ट अप्रोप्रिएट लगे। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर सही हो, क्योंकि कोई भी जो है परिपूर्ण नहीं होता है इस दुनिया में सर, किसी भी फील्ड में जी, हो। जी, जी, तो वहाँ पे जो हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगे, वहाँ पे अगर उसे हम चारों ऑप्शन को पढ़ के और वहाँ पे जो सही हो उस टाइप से अगर हम वहाँ पे टिक करें, तो एग्जाम में ज्यादातर हम उसे जो है पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ओके, ओके। तो मतलब शिक्षा शास्त्र में ऑप्शंस पर आपने बात की कि ऑप्शन को आप भटकाने की कोशिश होती है।
मैं शिक्षा शास्त्र के अंदर की भी बात आपको पूछना चाहूंगा, पेडागोजी के अंदर की बात पूछना चाहूंगा कि जब हम पेडागोजी, तो आपने क्वेश्चन बनाने के तरीके बताए, मैं तैयारी करने के तरीके पूछना चाह रहा हूँ अब, कि जब हम तैयारी करते हैं, प्रश्न को हम देखते हैं, उससे पहले जब हम पेडागोजी पढ़ते, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमेशा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, या इसमें पढ़ाने के तरीके बताया जाता है, तो जब हम ये पढ़ाई करते हैं, बहुत अथाह सागर है, क्योंकि कहते हैं कि पेडागोजी का ऐसा भी कोई भी डायरेक्ट जो है ये ठप्पा नहीं है कि इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। पढ़ाने का तरीका है, हर बच्चे के लिए, हर टीचर के लिए, हर जगह पर, हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होगा। तो इसको पढ़ते समय हमें मतलब कैसे इस पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए जब हम शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाने के तरीके पर? जी, पढ़ने के क्रम में अगर हम सर शिक्षा शास्त्र की बात करें तो वहाँ पे हर क्वेश्चन में जो होता है एक मेन जो है पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट जिसे हम कहते हैं, उस पॉइंट को अगर हम डीपली वहाँ पे देख ले कि इस क्वेश्चन का जो एंट्री पॉइंट है इसका आंसर किससे रिलेट करता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है हम बेटर जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है सर। तो वहाँ पे जो है उस एंट्री पॉइंट के मदद से रैपिड फायर जिसे अपने चैनल पे भी होता था, तो वहाँ पे जो है उस क्वेश्चन पॉइंट से, एंट्री पॉइंट से जो है उससे अगर हम रिलेट करके अपने माइंड में उससे रिलेटेड 2 4 10 टॉपिक भी रख लेते हैं, 10 तो दूर से 5 भी टॉपिक अगर रख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे हम सही करके आएंगे, इसकी 100% गारंटी है। तो एंट्री पॉइंट से आपका मतलब है कि वो चीज हमें कहाँ एक्चुअल में ले जा रहा है, ये चीज का दरवाजा कहाँ है। हाँ, ये क्वेश्चन ऑप्शन के एक्चुअली में किस तरफ डायरेक्ट जा रहा है, कहाँ पर एक्चुअल में टच कर रहा है जाके, तो ये चीज अगर हम सोचे, बिल्कुल बिल्कुल शिक्षण के तरीके में, पढ़ाने के तरीके में ये चीज बहुत मायने रखता है और बहुत मैटर करता है। चलिए अब थोड़ा हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं राहुल जी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में आपने पहले भी थोड़ा सा बोला था। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की अगर ओवरऑल हमें तैयारी करनी है तो क्या ये मार्क्स स्कोरिंग है, क्या इसमें नंबर आ सकता है, या आ सकता है तो हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? जी सर, जहाँ तक हम चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की बात करें तो वहाँ पे तो लगभग 15 to 20 क्वेश्चन, यानी कि 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम अपने बेसिक लाइफ से रिलेट करके अगर उसे देखें, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में ट्रेनिंग के दौरान, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बहुत चीज जो है हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, तो उससे अगर हम रिलेट करके देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थिंकिंग अगर सही करे, उस पर अगर हम 1 मिनट का टाइम होता है क्वेश्चन में एग्जाम में, अगर हम वहाँ पे 30 से 40 सेकेंड भी अगर गौर से देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका सही जवाब हमें मिल जाता है। और वहाँ पे जो है, और बाकी बात जो क्वेश्चन बचते हैं सीडीपी में, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन का टॉपिक ऐसे होते हैं जो इस भी काल वाले होते हैं सर, या कथन स्टेटमेंट वाले जो होते हैं, वो तो हमें रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मारना ऐसे कोई पढ़ाई की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर जिसे हमें रट्टा मारना पड़ता है। जैसे किसी का भी कथन होता है, कोई भी जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके कथन को खासकर हमें माइंड में रखना पड़ेगा, या किस ईस्वी में ये बात कहा गया, या कोई भी जो है शिक्षा नीति, जैसे शिक्षा नीति है, सब कब आया, तो उस चीज को हमें माइंड में रखना पड़ेगा। और बाकी बात हम अपने बेसिक नॉलेज से भी अगर देखें तो 25 के लगभग क्वेश्चन हम सही करके आ सकता है कोई भी स्टूडेंट। ओके, पढ़ना, ये तो चलिए आपने मतलब जो आपके पास नॉलेज है ऑलरेडी पहले से उसके बारे में बात की, लेकिन जैसे आप सिलेबस की बात करते हैं, आपके हर सब्जेक्ट के अपने अपने सिलेबस होते हैं, उस सिलेबस के हिसाब से अगर मान लीजिए हम एक बहुत डीपली तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बात तो सही है कि हमारे पास जो बेसिक नॉलेज है वो हमें बहुत काम आती है सीडीपी में। और कथन के बारे में भी आपने बोला कि कथन को तो याद करना पड़ेगा, लेकिन जो जितना हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस को अगर हम टू दी पॉइंट पढ़ना चाहते हैं एक एक चीज को, क्योंकि हर चीज तो आपके सिलेबस में है नहीं, और जो सिलेबस में है वो आपको देखना है, क्योंकि पूछा तो कहीं से भी जा सकता है। तो ए टू जेड अगर हम सिलेबस पढ़ना चाहते हैं और एक एक पॉइंट को देखना चाहते हैं, तो कैसा, मतलब आपने क्या तैयारी की, कैसे अपनाया था, आपने क्या तरीका अपनाया था? जी सर, जहाँ तक अगर पूरे सिलेबस की बात करें तो पूरा सिलेबस पढ़ पाना, क्योंकि हमें केवल सीडीपी की ही तैयारी करने से हम सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है, तो पूरा सिलेबस का पूरा एक एक टॉपिक पढ़ जाना तो संभव नहीं है सर मेरे ख्यालों से। उसमें जो मेन टॉपिक होता है, जो मेन एंट्री पॉइंट होता है, जिससे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में जो है आते हैं, उससे रिलेटेड अगर टॉपिक को हम ज्यादातर जो है पढ़े, अध्ययन करें,
तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा हम बेटर जो है प्रिपरेशन एग्जाम की कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे देखिए, मान लीजिए बहुत लोग अपनी एक आते हैं सिस्टमेटिक तैयारी करने की, मतलब वो 6 महीने डेडिकेटेड स्टडी को दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि हम पूरे सिलेबस को बढ़िया से पढ़ें, राइट? आपके साथ जैसे कि मजबूरी थी, तो आप जो टाइम बचा उस हिसाब से आपने अपने बारे में बताया। लेकिन आप एक ऐसे जी स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो पूरी तरीके से 6 महीना डेडिकेटेड दे रहे हैं और पूरी सिलेबस की तैयारी करना चाह रहे हैं। उनका एम है कि हमको हर सब्जेक्ट में 30 आ जाए, आए जितना जी भी, लेकिन एम ये है। तो ऑब्वियसली उनके पास जी जी टाइम भी है और उनके पास रिसोर्सेज भी है। तो वो जी सीडीपी के जो पूरे सिलेबस है, इसको आप कैसे, मतलब क्या करना, कैसे बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन बनाइए या थ्योरी करिए या कैसे करिए, टीचर से पढ़िए, मतलब क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जी सर, सबसे पहले तो सीडीपी के क्वेश्चन खासकर जो है हमें सही करने के लिए हमें थ्योरी पढ़ना तो काफी जरूरी है सर। ओके। थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगा और थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या जो भी हो पूरे टाइम अगर बच्चे के पास है अवेलेबल, क्योंकि मेरे पास तो उतना टाइम नहीं था इसलिए मैंने जी जी डीपली जी पूरा थ्योरी नहीं पढ़ा। जी और मैंने ट्रेनिंग टाइम में भी पढ़ा था तो वहाँ पे भी 501 से 503 तक में तो सीडीपी ही लगभग आता था। जी जी तो जी वहाँ पे मैंने डीपली पढ़ा था। अगर कोई बच्चे अलग जो है नया स्टूडेंट, चूंकि एक बार ही हुआ था, जी तो बच्चे बीएड कर रहे हैं या किसी भी प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर रहे हैं तो और उसके बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको डीपली थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। जी अगर वो ट्रेनिंग के दौरान थ्योरी, मैंने पिछले भी वीडियो में भी बताया कि अगर वो ट्रेनिंग के दौरान थ्योरी पढ़े हैं अच्छे से और यहाँ पे अगर थोड़ा कम भी पढ़े प्रिपरेशन के दौरान तो उनका काम चल जाएगा। जी उन्हें जो है पार्टिकुलरली जो है उन्हें अच्छे ढंग से थ्योरी पढ़ना होगा और उसके बाद जो उसमें मेन मेन टॉपिक होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है सर उतना तो पढ़ पाना संभव है नहीं, तो वहाँ पे जो मेन होता है टॉपिक उससे रिलेट करके अगर हम देखें तो जो बाकी हम नहीं भी पढ़े हैं उसे भी, उससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आता है खासकर सीडीपी में तो उसे हम सोल्व कर सकते हैं। ओके ओके ओके, चलिए, वेरी गुड। अब हम जाते हैं मैथ पे, मैथमेटिक्स पे, मतलब अच्छा, जी आपको आपको राहुल जी किस सब्जेक्ट से डर लगता था? कोई ऐसा सब्जेक्ट जिससे आपको डर लगता हो, मतलब जो आपको जी लगता था सर, हमें लैंग्वेज टू इंग्लिश, इंग्लिश से इंग्लिश डर से लगता हमें था? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है डर लगता था कि इसमें ऐसे इंग्लिश में भी हमें पिछले सीटेट जो हमने क्वालिफाई किया है उसमें भी हमें इंग्लिश में मात्र जो है 12 मार्क्स ही है सर, ओनली 12 आउट ऑफ अच्छा 30। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तो एक सब्जेक्ट कहीं ना में कम लाके भी हम अच्छा कर सकते हैं, ये भी एक प्रेरणा मिल रही है। जी एक सब्जेक्ट में थोड़ा कम भी मार्क्स आए फिर भी हम बाकी सब्जेक्ट सब्जेक्ट से मैनेज कर सकते हैं, तो ये भी जी जी आपके बिल्कुल आपके बिल्कुल जीवनी बिल्कुल। से प्रेरणा मिल रही है। जी जी बिल्कुल। तो इंग्लिश तो खैर, इंग्लिश की तो बात ही मत करिए, हमारे जितने भी खास करके नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में सबका जी थोड़ा हाथ टाइट है, तो वो तो है ही। जी और लेकिन हम अभी मैथ की बात करेंगे। मैथ जी की तैयारी, मैथ कंटेंट की तैयारी खास करके कैसे करनी चाहिए? जी सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया और मेरा जो ग्रेजुएशन भी है वो मैथ से ही हुआ है, इसलिए इस पे तो थोड़ा हम कुछ ज्यादा ही अच्छा से वाह डिस्कस वाह, करना चाहते हैं। जी जी तो जहां तक मैथ की बात है, एक अपने देहात में कहावत है कि करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान रसरी आवत जात से सिल पे परत निशान। जी जी तो मैथ जो है सर प्रैक्टिस का चीज है, ऐसे तो हर कुछ प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो मैथ्स में अगर ज्यादातर हम प्रैक्टिस करें तो वहां पे, और टाइमिंग एग्जाम हॉल में सर मैंने एक गलती किया था जिसका नतीजा था कि हम 26 आउट ऑफ 30 ही कर पाए। आउट ऑफ अच्छा 30 में हमें 26 ही मैथ में आया, 30 में 30 आना चाहिए, 4 क्वेश्चन मैंने गलती कर दिया मैथ अच्छा ऑनर्स होने के बावजूद भी। जी तो एग्जाम हॉल में मैथ में क्या होता है कि एग्जाम हॉल में अगर खासकर हम बात करें तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद मैथ का जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है, जी जो क्वेश्चन हमें लगे कि इस क्वेश्चन का हमें फंसा सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट ही देता है सीटेट, जी तो अगर हमें लगे कि ये क्वेश्चन हमें फंसा सकता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना है, तो उसे हम कहेंगे कि भैया तुम अभी साइड रहो, हम आगे बढ़ते हैं। और ओके आगे बढ़ के आगे जो क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, क्योंकि हर एक जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले ही नहीं रहते हैं, न्यूमेरिकल टाइप ही नहीं रहते हैं, जी तो उसे पेडागोजी से भी रहते हैं, तो उसे वैसे क्वेश्चन को हम पहले सोल्व करें जो तुरंत होने वाले हैं जी और उसके बाद हम आगे सब्जेक्ट में भी बढ़े और जो ज्यादा कैलकुलेशन वाले हैं उसे हम छोड़ते चले। जरूरी नहीं है कि हम 150 में 150 क्वेश्चन बना के ही आए, जी वैसे सिचुएशन में बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं सर मेरे हिसाबों से। बिल्कुल तो जो क्वेश्चन हमें लगे कि हमें इसमें ज्यादा टाइम टेकन देना पड़ेगा तो उस क्वेश्चन को हम छोड़ के आगे बढ़े, और अंत में अगर टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन पे हम टाइम दें, अगर बन गया तो गुड, नहीं बना तो वेरी गुड। तो उसमें बिल्कुल। ज्यादा हमें पैनिक होने की भी कोई जरूरत नहीं है सर। ओके ओके, तो मतलब ये मतलब प्रैक्टिस तो करना है, आपने स्टार्टिंग में बोला कि
प्रैक्टिस बहुत है और मेनी कंग्रेचुलेशंस, आप मैथ में 30 में से 26 लाए। हालांकि आपके हिसाब से वो कम है, लेकिन मैथ में से 26 लाना भी मैथ में अपने आप में एक अच्छा मार्क्स है और आपने अच्छा किया है। तो ये तो चलिए राहुल जी, मैथ में आपने प्रैक्टिस वाली बात बोली और खास करके एग्जाम हॉल वाले जो आपने टिप्स दिए, ये तो बहुत ही उम्दा टिप्स दिए कि जब एग्जाम हॉल में आपको ये क्वेश्चन कोई लगता है कि ये लेंदी है या टाइम टेकिंग है, तो इमीडिएटली, क्योंकि आपके पास 1 ही मिनट है और सारे क्वेश्चन का वैल्यू बराबर ही है, चाहे कितना भी आप बड़ा क्वेश्चन क्यों ना बना लीजिए, तो वो ध्यान दे दीजिएगा। और बातचीत के दरमियान मैं देख रहा हूँ राहुल जी, ये आप एक गांव की ब्यूटी है जो आपके मार्फत से हम लोगों को दिख रही है। और इंटरव्यू जिस टाइम पे हो रहा है वो धीरे धीरे शाम होती जा रही है और चेहरे पे कहीं ना कहीं लाइट भी कम होती जा रही है, लेकिन जी सर हम लाइट जला रहे हैं सर। बिल्कुल, लेकिन इस दरमियान हम ये देख रहे हैं बहुत ये अच्छा एक माहौल है राहुल जी, एक अच्छा एक माहौल यहाँ पर आपके थ्रू हमें ये देखने को मिल रहा है। देखिए बातचीत के दरमियान कि कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से यहाँ पर आप जिस माहौल में हैं, जिस माहौल में आप तैयारी कर रहे थे या जिस माहौल में आप अभी हैं, वहां पर एक ग्रामीण परिवेश में रह के भी बात करते करते आप देख रहे हैं इंटरव्यू देखते देखते ही सूर्यास्त हो गई। इससे अच्छा ब्यूटी और क्या हो सकता है कि लोग जो वो भी चीज देख रहे हैं, एक माहौल को देख रहे हैं, क्योंकि अभी लोग बंद कमरे में रहते हैं और वहीं पर उनको पता भी नहीं चलता है दिन कब होती है रात कब होती है और कुछ नहीं करना होता है और फिर भी लोगों को हजार तरीके की समस्या होती है। लेकिन आपसे ये प्रेरणा मिल रही है कि उस माहौल में रहते हुए भी आप अपने आप को इतना अपने अंदर जो है एक्टिवनेस बरकरार रखे हैं और सब कुछ हमेशा पॉजिटिव देख रहे हैं। तो चलिए वही मैं ऑब्जर्व कर रहा था राहुल जी। चलिए मैथ की बात भी हो गई, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जैसे आपने पेपर 1 दिया है तो ईवीएस में आप कैसे सजेस्ट करेंगे, ईवीएस की तैयारी बच्चे कैसे करें? जी सर, ईवीएस में हमारे चारों तरफ का जो हमें इन्वायरमेंट, चूंकि ईवीएस जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज ही है, पर्यावरण अध्ययन है जी। तो पर्यावरण अध्ययन जो है हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन चारों तरफ कुछ न कुछ जो घटना घटित होते हैं या जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उससे हम प्रतिदिन, खासकर अगर हम ग्रामीण परिवेश से, जैसा आपने पहले कहा जी। तो अगर हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो वहाँ पे हम ज्यादा जो है वहाँ पे ऑब्जर्व कर पाते हैं पर्यावरण से। अच्छे जो ऐसे जो बच्चे ज्यादातर टाउन में रहते हैं उन्हें तो पर्यावरण उतना देखने का मौका भी नहीं मिलता है। आए दिन जो है दिल्ली का भी हाल पिछले जो है साल में वीडियो में आपने बताया था कि क्या पोजीशन था, वहाँ पे लोग का जीना बेहाल है। तो वहाँ के लोग जो प्रॉपरली रह रहे हैं दिल्ली के प्रॉपर जो या किसी भी टाउन का जो है, वहाँ पे तो पर्यावरण का उनको मौका उतना अच्छे से अपने प्रकृति से रिलेट कर पाने का नहीं मिलता है। केवल वो किताबों तक सीमित रहकर ही देख पाते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है एक अच्छा माहौल है या कुछ भी है। खासकर जो ग्रामीण परिवेश से जैसे हम आते हैं या कोई भी स्टूडेंट ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो उन्हें जो है नेचर से रिलेट कर पाने का और समझने का बेहतर मौका मिलता है। और कहीं ना कहीं इसका फायदा ईवीएस के प्रिपरेशन में मिलता है कि वहाँ पे हम क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जर्व करते हैं जी, जैसे एग्जाम में भी सर क्वेश्चन आता है कि एक टीचर जो है किसी बच्चे को तालाब पे घुमाने ले गया या कहीं पे घुमाने ले गया और वहाँ पे जो है बच्चे से कुछ पूछा और उसके बाद जो है वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देता है कि टीचर ने क्या किया, बच्चे की अंदर की शक्ति की जो है वहाँ पे डेवलप किया या बच्चे को स्मृति कराया। तो उस टाइप से अगर हम जो क्वेश्चन को पढ़े तो वहाँ से ऑप्शन से पकड़ में आ जाते हैं ईवीएस में सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बोली। प्रैक्टिकल स्टडी आपने बहुत ऑब्जर्व किया है और ये बहुत ही यूनिक आंसर आपने दिया है राहुल जी ईवीएस के लिए। नॉर्मली लोग अलग आंसर देते हैं, ईवीएस के लिए जो आपने प्रकृति से जोड़ के, रियल प्रकृति से जोड़ के पढ़ने का जो दिया है, वो कहीं ना कहीं जो ईवीएस के सिलेबस हैं उस पर अगर ये देखें तो खास करके ईवीएस पेडागोजी की बात करें या ईवीएस के जो अलग अलग सेक्टर हैं जो कि जिसको कि आप देख सकते हैं, मूर्त चीजें हैं, उनको आप आसानी से समझ सकते हैं और कहीं ना कहीं एक ये अच्छा माध्यम हो सकता है ईवीएस में मार्क्स उठाने का। अब लैंग्वेज पेपर पे आते हैं हम, तो लैंग्वेज पेपर में आप जानते हैं हिंदी या इंग्लिश की बात करते हैं तो पैसेज होते हैं, पोइट्री होती है, पेडागोजी होते हैं। स्टेट टेट की बात करें तो थोड़े ग्रामर भी आ जाते हैं उसमें। लेकिन पैसेज या पोइट्री पर थोड़ा आप सजेशन दीजिए कि आपने क्या किया था पैसेज या पोइट्री के लिए। पैसेज या पोइट्री की जहां तक अगर हम बात करते हैं तो बच्चे की क्या प्रॉब्लम होते हैं एग्जाम हॉल में कि
पैसेज का तो जब आप बच्चे 6-7 से ही जब पढ़ते हैं तो एग्जाम में आता है कि ऊपर पैसेज पढ़ो और नीचे आंसर दो। तो जी पैसेज का जवाब तो कहीं ना कहीं हम अपने बचपन के जीवन काल से ही देते आते हैं। जी और जब हम सीटेट अगर दे रहे हैं तो वहाँ पे पैसेज में भी हम देखते हैं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे पैसेज को थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं कि अरे इसमें क्या है, क्वेश्चन देखे कि इस क्वेश्चन का कोई ईस्वी काल पूछा या कोई कवि का नाम पूछा, तो हम्म, वहाँ पे जो है वो लाइन पूरा पैसेज को जो है प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं। वो जो है बिल्कुल हड़बड़ हड़बड़ में इस जो है ईस्वी में जो है इस लाइन में होगा, इधर देख लेते हैं उधर देख लेते हैं, और उसका नतीजा होता है कि वो कभी कभी तो सही हो जाता है और कभी कभी तुक्का मारते हैं तो गलत भी हो जाता है। बिल्कुल तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पैसेज को ध्यान पूर्वक आप क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले पढ़े तो ज्यादा बेटर है, और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाता है, खासकर पैसेज वालों जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जबरदस्त बात बोली आपने। ये इवन मैं रियलाइज भी कर रहा हूँ बच्चों में कि आप पैसेज पढ़ रहे हैं बड़ी हड़बड़ी में पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन पे जाने की जल्दी है और क्वेश्चन पे में। जी जाके उसका आंसर खोजने की जल्दी है, लेकिन बात वही होगा फिर घूम के आप वापस आएंगे जल्दबाजी में कुछ भी आंसर करेंगे। तो सुकून से पैसेज पढ़िए और फिर आंसर करिए। जी और जी पैसेज की बात हो गई, पोएट्री की बात हो गई, और ये पूरे पूरी ओवरऑल जो हमारा सब्जेक्ट रहा। अब जैसे हिंदी इंग्लिश में भी पेडागोजी सेक्शन होते हैं, तो जी। आपको कितनी सिमिलरिटी लगती है सारे सब्जेक्ट के पेडागोजी में? पेडागोजी सर ऐसा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि उसे अगर हम बेसिक चीज से रिलेट करके देखें तो हमें 50 to 60% आंसर तो ऐसे ही मिल नहीं, जाते हैं। मेरा कहना है कि बाकी सब्जेक्ट के जो पेडागोजी है, जैसे सीडीपी का पेडागोजी है या ईवीएस का पेडागोजी है, हिंदी का पेडागोजी, इसमें क्या डिफरेंस जी जी। पेडागोजी सेक्शन में सर अगर हम उसे अच्छे से रिलेट करें हैं, अगर हम प्रिपरेशन टाइम में पेडागोजी को पढ़े हैं तो फिर एग्जाम टाइम में हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वही एंट्री पॉइंट को अगर हम देख ले है? ओके तो उसका ओके आंसर कहीं ना कहीं अगर हम पेशेंस के साथ है तो हमें मिल जाता है सर। ओके ओके। तो मतलब आपका कहना ये है कि जो पेडा जिस तरह के मतलब पेडागोजी, जैसे हर सब्जेक्ट में पेडागोजी हम लोग बोलते हैं, तो क्या जी जी हर सब्जेक्ट में पेडागोजी एक ही तरह के पूछे जाते हैं? जी। नहीं सर, हर सब्जेक्ट में तो अलग अलग पेडागोजी होते हैं। अच्छा, तो मतलब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को बेस बना के पूछा जाता है। जैसे ईवीएस के जी जी बारे में अभी आपने बोला कोई बच्चे को तालाब पे घुमाने लेके जाता है, ऐसे ही सीडीपी जी के बारे में। लेकिन होता है पूरा ऑब्जर्वेशन ही, जो कि अभी आप अल्टीमेटली एक ही बात अभी आपने फिर से दोहराई कि अल्टीमेटली जी है वो आपका ऑब्जर्वेशन ही, कि आप कैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं और कैसा जी आपका आपकी क्षमता है, कैसी आपकी पावर है। तो ये सब जी चीज कैसा होता है। चलिए, ये तो सब्जेक्ट वाइज बात हो गई राहुल जी। और जी यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि जैसे कि हम और आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि 3 महीने बाद सीटेट है, या कभी एग्जाम का जी डेट कैंसिल हो गया, कभी या कुछ जी डेट बढ़ गया, या कभी अभी पता है कि 2 महीने बाद है या 1 महीने बाद है, हमेशा हम मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं। आपको मैं देख रहा हूँ आज भी जी आप उतने ही मोटिवेटेड हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है हमारे नॉर्मल जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमेशा वो जी मोटिवेटेड नहीं रह पाते। 2 दिन 3 दिन 5 दिन जब ज्वाइन किया तो 10 दिन एकदम पूरा मन लगा के पढ़े, उसके बाद फिर जी जी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, चलो ठीक है, सब चलता है, शादी अटेंड करने लगे, घूमने जाने लगे, अच्छा धीरे धीरे सब खत्म जी होने लगता है। कभी जी एग्जाम का डेट कैंसिल हो गया तो पूरा निश्चिंत हो गए। तो जी। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चे को? विद्यार्थियों स्टूडेंट्स को सर जो है, अगर एग्जाम जैसे अभी कोरोना काल में जो है जुलाई वाला एग्जाम कैंसिल हो गया, जी तो इससे पहले भी हम देखते थे कि कोई भी चैनल पे या अनअकैडमी पे ही पढ़ाई होती थी तो ज्यादा स्टूडेंट जुड़ते थे। जी और जब देखे कि सीटेट कैंसिल हो गया तो स्टूडेंट कम जुड़ने लगे, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का यहाँ पे जो है डीमोटिवेट होने लगे कि अरे चलो एग्जाम तो 2 महीने 3 महीने या साल के अंत में होगा, तो अभी जी विशेष पढ़ने से क्या फायदा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है अपने जो है हित में काम नहीं कर पाते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हम एग्जाम से पहले जो है 4 घंटा पढ़ते हैं, 5 घंटा पढ़ते हैं, तो एग्जाम का डेट बढ़ गया तो 5 घंटा नहीं तो 2-3 घंटा तो हमें पढ़ना पड़ेगा सर। थोड़ा कम पढ़े लेकिन रेगुलर पढ़े। रेगुलर जी पढ़ने से क्या होगा कि एग्जाम आने तक हम अपने प्रिपरेशन को अगर छोड़ देंगे तो हम जो भी प्रिपरेशन किए हैं, अगर 10 दिन पहले जैसे सीटेट का कैंसिल का नोटिफिकेशन आया तो बहुत सारे बच्चों जो प्रिपरेशन किए हुए थे वो अभी एकदम धराम से बैठ गए। तो जी कहीं ना कहीं वो जो भी प्रिपरेशन किए थे वो सारा का लगभग 50% जो है वो चौपट सत्यानाश हो गया होगा। जी तो जी जो बच्चे नहीं नहीं जो है रुक गए हैं, और जो नहीं रुके हैं थोड़ा कम भी पढ़ रहे हैं चल रहा है, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में वो बेस्ट देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कितनी अच्छी बात आपने बोली कि जैसे एग्जाम होने वाला था तो पढ़ाई कर रहे थे, लगभग तैयार कर लिए थे,
10 दिन पहले जी कैंसिल हुआ तो मोटा मोटी तैयारी तो अपने हिसाब से पूरा कर ही लिए होंगे, सब कुछ अपने जी हिसाब से हर सब्जेक्ट का जितना भी कैपेसिटी है कर लिए होंगे। तो उसके जी बाद अगर मान लीजिए आपका ग्राफ यहाँ तक आया कि हो सकता है कि आपको 90 से 100 आ सकता था, लेकिन जी आप एग्जाम कैंसिल हुआ, आप उसके बाद पूरा छोड़ दिए, तो फिर आप नीचे आ गए क्योंकि आपकी जी रिवीजन जी भी नहीं हुई, प्रैक्टिस भी नहीं हुई। लेकिन अगर जी आप इसी को और कंटिन्यू करते, थोड़ा ही करते, तो शायद आप 90 से जी 100 से थोड़ा 105 जाते, 110 जी जाते, जी या अलग जी अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनाते। तो ये चीजें होती जी और ये करनी भी चाहिए, क्योंकि मेन जब जी आपका इंटेंशन है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो इंटेंशन है तो है, फिर उसमें हमको क्या कॉम्प्रोमाइज करना है, फिर उसमें कोई कुछ ये नहीं है। जी एग्जाम है या नहीं है, नॉलेज। अच्छा, एक और चीज है, देखिए आप आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप एग्री करते हैं, जी टीचर आप बनने वाले हैं, कोई बैंक या रेलवे या कहीं पे नौकरी नहीं करने वाले हैं, नॉलेज तो जी आपको चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए जी कि आप कैसे भी करके एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिए, लेकिन ये जो आप डीप स्टडी नहीं कर रहे, मान लीजिए टाइम मिला आप छोड़ दिए, फिर एग्जाम के टाइम में पढ़ के एग्जाम पास कर लिए, तो फिर तो आप आगे पकड़ाइएगा। आज के दिन तो मीडिया जाता है डायरेक्ट मुंह पे लगा देता है, जनवरी का स्पेलिंग बोलिए, टीचर जी के जी सामने आप बिल्कुल देखते हैं कितना वीडियो वायरल होता है। तो जी फिर जी फिर जी पढ़ा लिखा सीटेट सब बर्बाद हुआ, वैसा फिर क्या कलंके हो। तो ये चीज तो सोचने से आप छोड़ दीजिए कि जितना आप तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं और हो गया, खत्म कर दिए, फिर एग्जाम आएगा, तैयारी देंगे, एग्जाम देंगे, तो वहां पे आपका एंड हो नहीं रहा है। वहां के बाद तो जी एक्चुअल शुरुआत हो रही है, जहां पर कि जी आपके बिल्कुल नॉलेज का यूटिलाइजेशन है। ये मैं आपसे जानना जी चाहूंगा कि मतलब इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप एग्री करते हैं इस चीज से? जी सर बिल्कुल। हमें तो सीटेट क्वालिफाई एक बस स्टेप है, तो जी क्वालिफाई करने के बाद हम अप्लाई करते हैं, जॉब लेते हैं। तो जी स्कूल में जाकर हमें तो परफॉर्मेंस बच्चों के सामने करना है। तो जी वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम बैक केवल एग्जाम क्वालिफाई करने भर ही रहे और वहाँ जी पे स्कूल में जाकर अगर हम बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो जी फिर तो बेकार है सर। वो केवल जॉब करके पैसा कमाना और बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाए, जो मेरा इंटेंशन था वो कभी जी पूरा नहीं होगा। और वो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है सर, आत्मसंतुष्टि जो होता जी है, वो जी कभी नहीं मिल पाएगा फिर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब इसी के लिए तो कर रहे हैं, टीचर बनने का मेन इंटेंशन। आपने पहले वीडियो के पहले ही लाइन में बोला था कि सर मुझे जी मतलब पढ़ाने में मजा आता है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। पैसा एक चीज है, जी लेकिन अपना पैशन है पढ़ाना। तो अगर ये जी है तो बिल्कुल फिर तो पढ़ना है, पढ़ना तो जी पड़े, पढ़ाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। दो चीजें हैं, जी नॉलेज और टीचिंग स्टाइल। टीचिंग स्टाइल पेडागोजी पर आपने बात की अभी, कि आप रियल लाइफ जी से रिलेट करके देखिए, आधी चीजें सॉल्व हो जाएगी। और जहां तक नॉलेज की बात है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। दोनों ही जी चीजें आप कंबाइन करेंगे तभी आप एक टीचर बन पाएंगे, या एक अच्छे टीचर बन जी पाएंगे। जी। जी नहीं बिल्कुल तो राहुल जी, आप खुद भी ऑब्जर्व किए होंगे, सीटेट क्वालिफाई करके लोग 7-7 साल बैठे रहते हैं, उनकी वैलिडिटी जी खत्म हो जाती है, नौकरी नहीं लगती। जी जी जी। जी और आज आप मान लीजिए एनआईएस से डीएलएड आप किए, इसका मतलब आप ऑलरेडी टीचर थे, तो आप टीचिंग करते जी हुए आपने ये क्वालिफाई किया, ट्रेनिंग की, ये सब कुछ किए। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक बेहतर तौर तरीका हो सकता है। तो दोस्तों, ये राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ आज जुड़ने के लिए यहाँ पर। और आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर की हमारे साथ, बहुत सारे अलग अलग डिस्कशन हमारे साथ किए, हमारे बच्चों के साथ बहुत कुछ शेयर किया। आपको इस वीडियो में जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप सभी लोग जो भी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जितनी भी बातें आज के वीडियो में डिस्कस हुई है, वो कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब जब भी हम देखा आपने राहुल जी को कि एक ग्रामीण परिवेश से आके, एक छोटे से जगह से आके इन्होंने कैसे अपनी रूपरेखा तैयार की, किस प्रकार से इन्होंने अपनी पूरे तैयारी को अंजाम दिया और बढ़िया से ये अपनी पूरी तैयारी को कर पाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैटर करता है कि हम अपनी पूरी सिस्टमेटिकली तैयारी कैसे करें। और अगर करना चाहते हैं तो कर लेंगे, कुछ भी इसमें जो आप कहिएगा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चाहे कितना भी काम हो, कितना भी चैलेंज हो, पैसे की कमी हो, अगर हम चाहते हैं तो कर लेंगे। ये एक अच्छा संदेश आज के वीडियो से मिला। राहुल जी, आप बहुत मोटिवेटेड हैं, आगे आपको और भी ज्यादा सफलता मिले। बहुत सारी बातें आपने हमारे स्टूडेंट के साथ आज शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, जो लोग अभी वीडियो देख रहे थे, और राहुल जी आपको भी। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।